नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत अभिनंदन। कैसे हैं आप? आज हम इसी टॉपिक को जो एक सेशन हमने इस टॉपिक से संबंधित लिया है, टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इस टॉपिक के संदर्भ में इनका सामान्य परिचय क्या है, इनके संदर्भ में हमने पिछले सेशन में चर्चा की। इनकी प्रकृति क्या है मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों के संबंधित पूरे वैश्विक स्तर पे कब कब मांग हुई और भारत के संदर्भ में इनकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इनके संदर्भ में भी हमने पहले वाले सेशन में जानने का प्रयास किया। और इन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के संदर्भ में भी हमने विस्तार से चर्चा जो है वो पिछले सेशन में की है। आप देख सकते हैं जो पार्ट हमने एक लिया था मौलिक अधिकारों के से संबंधित, उसमें सामान्य परिचय जो था मौलिक अधिकारों का वो पूरा हमने पढ़ा है। आज जिन मौलिक अधिकारों की बात हम करते हैं, जिसका संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है और जिसमें कुल 6 मौलिक अधिकारों का क्या मिलता है, संवैधानिक प्रावधान मिलता है। आज हम दो महत्वपूर्ण आर्टिकल जो काफी इन अनुच्छेदों को लेकर कंफ्यूजन रहता है, आज हम चर्चा करेंगे संविधान का जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य की क्या है परिभाषा है, स्टेट की क्या डेफिनेशन है, इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और एक आर्टिकल है आपके अनुच्छेद 13, और इस 13 में विधि की क्या परिभाषा है, विधि को लेकर हम चर्चा करेंगे। इन दोनों अनुच्छेदों के संदर्भ में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस सेशन के माध्यम से। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली जो हेडिंग है वो है आपके संविधान का अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। मौलिक अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान है। आज हम जिन आर्टिकल के संदर्भ में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहला आर्टिकल है वो है आपके अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 की क्या हेडिंग है? अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा, राज्य की। जिस समय हमने मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा की थी, उस समय हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है। राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है। यह विशेषता हमने मौलिक अधिकारों की पढ़ी है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्यों के विरुद्ध हैं, लेकिन ये निर्धारण करना बहुत आवश्यक हुआ, ये तय करना बहुत आवश्यक हुआ। जिस समय भाग 3 का निर्माण प्रारंभ किया, तो उस समय संविधान सभा के समक्ष सबसे पहला प्रश्न यही आया कि जिन राज्य शब्द को हम बार बार प्रयोग करेंगे, जिन राज्य शब्द को हम बार बार आगे विभिन्न अनुच्छेदों में जिनका प्रयोग करेंगे, उस राज्य शब्द की परिधि में कौन आएगा, उस राज्य शब्द की परिभाषा में कौन कौन आएगा, किन किन को हम राज्य मानेंगे। और आप देख सकते हैं इस राज्य शब्द को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट इस भारत की सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए हैं। बहुत अलग अलग, आप 10 से 11 डिस्प्यूट, 10 से 11 विवाद भारत की सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग समय में इनकी अलग अलग व्याख्या करते हुए कौन राज्य है और कौन राज्य की परिधि में शामिल नहीं है, उन्होंने अपने क्या दिए हैं, इन वाद के बाद अपने निर्णय दिए हैं। लेकिन मूल संविधान, जो संविधान सभा ने जिस परिभाषा का निर्धारण किया, वो परिभाषा क्या है, मूल परिभाषा इसकी क्या है, उनके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। कौन कौन इस राज्य की परिधि में आते हैं, उनके संदर्भ में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिन राज्यों के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं
उस राज्य में शामिल कौन है, उन राज्य के अधीन कौन है, हम किन किन इस देश में जो संस्थाएं हैं, ये कौन कौन से आपके इस देश में प्राधिकारी हैं, उनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में क्या लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। तो राज्यों के विरुद्ध है तो हम क्या लगाएंगे, रिट लगाएंगे। तो आपके जब भी मौलिक अधिकारों का हनन हो, आप किन किन के खिलाफ रिट लगाने की शक्ति आपके पास है, उनको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करें इस राज्य की डेफिनेशन में कौन है, वो जो बेसिक आपको है वो पता होना चाहिए। तो बात करें भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 की, तो इस आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिधि के अंतर्गत एक एक बिंदु को हम लेंगे। इस देश की जो सरकार है आपके केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, या मैं कह सकता हूं कार्यपालिका, कार्य। अब इस कार्यपालिका में कौन है, जैसे आपके राष्ट्रपति, ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत है। आपके उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, महान्याय। ये सारे के सारे पदाधिकारी जो कार्यपालिका में क्या है, शामिल हैं। ये सारे के सारे कार्यपालिका में जो शामिल पदाधिकारी हैं, यानी केंद्र सरकार जो है, इस केंद्र सरकार के सभी मंत्री, इस केंद्र सरकार का सर्वोच्च जो है कार्यपालिका का राष्ट्रपति, आपके उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और सारे मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री, सारे मंत्री और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये सारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है। और क्या है, केंद्र में ही कानून निर्माण की संस्था है आपके संसद, और संसद के दोनों सदन, संसद में चाहे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा कहते ही सारी जो है आपके इसके पदाधिकारी आ गए। और दूसरा सदन है आपके, जो उच्च सदन है आपके राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा भी किस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, राज्य की परिधि में आते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, केंद्र की जो कार्यपालिका है, संघ की जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका, और संघ की जो विधायिका है, और उस विधायिका में आप सबको पता है इसमें राज्यसभा भी है जो उच्च सदन है, लोकसभा भी है, और इस संघ की विधायिका में आप सबको पता है राष्ट्रपति को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल। उसी तरह बात करेंगे हम तीसरे बिंदु में, तो राज्य सरकार, जो भी भारत में टेरिटरी है, उस टेरिटरी में, उस राज्य क्षेत्र में जो सरकारें काम कर रही हैं, और राज्य सरकार, या मैं क्या कह सकता हूं, राज्य की कार्यपालिका। और वही राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल का पद हो, या चाहे सीएम का पद हो, या चाहे आपके मंत्री परिषद हो, राज्य की मंत्री परिषद, आपके महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ये भी किस की परिभाषा में शामिल है, राज्य की परिभाषा में क्या है, शामिल है। उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार, ये तो इनकी कार्यपालिका हो गई, राज्य कार्यपालिका। तो राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधान, और राज्य की विधानमंडल में चाहे विधानसभा हो, विधानसभा, या जो उच्च सदन है आपके विधान परिषद, ये भी किसकी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो सीधा आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है, और केंद्र सरकार में कार्यपालिका के सारे पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या महान्यायवादी की बात करें, ये सारे के सारे किसकी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। फिर बात की हमने दूसरे चरण में विधायिका की, विधायिका के दोनों सदन, उच्च सदन राज्यसभा
निम्न सदन लोकसभा और इसी संसद का अभिन्न अंग जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति भी इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार की हमने भारत में जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उन राज्य क्षेत्रों की राज्य सरकारें, उन राज्य क्षेत्रों में जो गठित कार्यपालिका है, कार्यपालिका में वहाँ का चाहे मुख्यमंत्री हो, वहाँ का चाहे आपके राज्यपाल हो, वहाँ की मंत्री परिषद हो, ये सारे के सारे भी किसकी परिधि में आते हैं। एडवोकेट जनरल हो, महाधिवक्ता, वो भी राज्य की परिभाषा में, और राज्य की विधानमंडल भी राज्य की परिभाषा में क्या है, शामिल। और कौन है? तो यहां तक तो कोई विवाद नहीं हुआ है, यहां तो इन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है। और इस प्रकार के स्पष्टीकरण से इस देश के बहुत सारे आपके जो ये पदाधिकारी है, संवैधानिक पदाधिकारी, इन संवैधानिक पदाधिकारियों को ये परिभाषा जो इनको अपनी परिधि में, अपने घेरे में ले लेती। इनके अलावा बात करें तो पांचवा बिंदु क्या है जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। आपको ये दोनों तो चारों बिंदु समझ नहीं है। पांचवें बिंदु के अंतर्गत है आपके स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी, जितने भी स्थानीय प्राधिकारी हैं, संवैधानिक प्राधिकारी हैं, उन सभी संवैधानिक प्राधिकारियों को भी आपके किस में शामिल किया जाता है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। स्थानीय प्राधिकारी में इस देश के सभी संवैधानिक पदाधिकारी, देश के सभी संवैधानिक पदाधिकारी, इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं, देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं, इस देश की सभी सांविधिक, जिसको कानून या विधि बनाकर बाद में बनाया गया, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, सांविधिक आयोग या सांविधिक संस्थाएं, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है। इस देश में काम करने वाली सभी प्राइवेट कंपनियां, ये भी किसकी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसी राज्य की परिभाषा में ये सारी संस्थाएं जो हैं, ये इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये तो एक लिस्ट के रूप में आपको याद रखना ही है। लेकिन इसको लेकर डिस्प्यूट क्यों हुआ, इसको लेकर विवाद क्यों हुआ कि राज्य की परिभाषा में कौन शामिल है और कौन नहीं, सबसे ज्यादा विवाद इनको लेके हुए हैं। और बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रकार के केस आए और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वाद में अलग अलग अपना क्या दिया, निर्णय दिया, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट को उन राज्यों की परिधि में, राज्यों की परिभाषा में क्या क्या शामिल किया। और कुछ संस्थाएं आज भी ऐसी हैं जो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं। तो ये तो संस्थाएं हैं, ये आपको सीधा ध्यान रखना है। इस देश की कार्यपालिका राज्य है, इस देश की व्यवस्थापिका आपके राज्य हैं। सभी राज्य क्षेत्रों में जो आपके राज्यों की कार्यपालिका हैं वो राज्य हैं, और सभी राज्य क्षेत्रों में जो राज्य विधानमंडल है वो कार्यपालिका है। इस देश के सभी पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी, इस देश के सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इस देश में विधि बनाकर जो बाद में संस्थाएं बने गई, सांविधिक जो आयोग या संस्थाएं हैं, और इस देश की सारी प्राइवेट कंपनियां, वो भी किसकी परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से ये यहां तक कोई विवाद नहीं है, यहां तक कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट का कारण आप पढ़ेंगे जब संविधान के मूल आर्टिकल 12 को, वो डिस्प्यूट का कारण है एक ही शब्द, और वह एक शब्द है आपके अन्य प्राधिकारी। क्या शब्द है? अन्य प्राधिकारी। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस राज्य की परिभाषा में भारत का संविधान का आर्टिकल 12 कहता है कि अन्य प्राधिकारी भी शामिल हो। अन्य प्राधिकारी, अब अन्य प्राधिकारी कौन होंगे? अन्य प्राधिकारी कौन होंगे? इनकी कोई परिभाषा नहीं, इनको परिभाषित नहीं किया गया। अब वहां तक देखिए राज्य में कौन कौन शामिल है। ये तो वो उस 12 में, आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में उन्होंने सारी लिस्ट
इस देश के समक्ष रख दी, भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में रख दी। लेकिन डिस्प्यूट कहां से हो रहा है? डिस्प्यूट यहां से हो रहा है कि इन्होंने एक शब्द लिखा इसी परिभाषा के अंतर्गत, और वो लिखा अन्य प्राधिकारी। इस अन्य प्राधिकारी की परिधि में कौन आएंगे? क्या इन्होंने इस शब्द को डिफाइन किया है? क्या इस शब्द को परिभाषित किया है? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। इस अन्य प्राधिकारी शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया। इस अन्य प्राधिकारी में शामिल कौन? इसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुए। इस अन्य प्राधिकारी शब्द में शामिल कौन? इसको लेकर क्या हुए? विवाद हुए। यही एक कारण है, ये कारण है विवाद का। ये क्या है? कारण है आपके विवाद का। और इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे इस राज्य की परिभाषा में कौन शामिल है और कौन नहीं, इनको लेकर क्या है? विवाद। तो एक दो विवाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको लेकर हम चर्चा करते हैं। सीधा सा आपको ध्यान रखना है सबसे पहले चरण में कि इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते कौन है, तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इस राज्य की परिभाषा को लेकर सबसे ज्यादा विवाद या डिस्प्यूट क्यों हुए, तो आपको सीधा ध्यान रखना है एक शब्द इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है और वह शब्द है अन्य प्राधिकारी। इस अन्य प्राधिकारी शब्द को परिभाषित नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, जिसके कारण इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के सामने सबसे ज्यादा क्या है? विवाद आए। सबसे ज्यादा इनके जो है इनको लेकर डिस्प्यूट जो है वो है। और इस कारण इस आर्टिकल 12 के संदर्भ में बात करें, इस आर्टिकल 12 को लेकर, इस राज्य की डेफिनेशन को लेकर इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के सामने सबसे पहला विवाद आया शांताबाई वर्सेज मद्रास यूनिवर्सिटी 1915। कौन सा केस आया था? सबसे पहला केस राज्य की परिभाषा को लेकर शांताबाई वर्सेज मद्रास। कब का केस है ये? 1915 का। इस केस का कारण क्या था? इस विश्वविद्यालय में महिलाओं को क्या नहीं दिया गया? एडमिशन नहीं दिया गया। लेकिन जब ये शांताबाई अपने एडमिशन को लेकर जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जाती हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार के केस को दर्ज कराती हैं, तो हमने शुरुआत से यही बात की है कि राज्य का मतलब क्या है, जिनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो क्या है? राज्य है। राज्य वो जो हमें अधिकार क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। राज्य वो ये सारे मौलिक अधिकार जिनके क्या हैं? विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं। तो क्या विश्वविद्यालय, क्या यूनिवर्सिटी राज्य है या नहीं है, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सर्वोच्च न्यायालय ने 1915 में निर्णय दिया कि यूनिवर्सिटी स्टेट आपके राज्य नहीं, यूनिवर्सिटी राज्य। तो सबसे पहला केस कौन सा आया सुप्रीम कोर्ट के सामने इस राज्य के विवाद को लेकर? सबसे पहला केस आया शांताबाई वर्सेज मद्रास यूनिवर्सिटी। और 1915 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यूनिवर्सिटी जो है वो राज्य नहीं है। अब देखिए वर्तमान में क्या विश्वविद्यालय राज्य हैं? क्या इस केस के निर्णय को बदला गया? बिल्कुल बदला गया। इसी केस के बाद में एक और केस आया आपके उज्जमबाई वर्सेज यूपी राज्य 1961। और इस केस का जो निर्णय था, उस केस के निर्णय को बदलते हुए भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय भी क्या है? राज्य है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालयों को भी क्या कर दिया गया? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने और कौन सा केस आया? उज्जमबाई। दूसरा केस उज्जमबाई वर्सेज यूपी। और इस दूसरे केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया? निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहले निर्णय को बदलते हुए कहा कि
विश्वविद्यालय भी अनुच्छेद 12 की परिधि से बाहर नहीं। अनुच्छेद 12 की परिधि से बाहर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों केस जो यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, क्या विश्वविद्यालय इस देश के राज्य की परिधि में है या नहीं, तो हमने कहा कि पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। केस का नाम क्या है आपके? शांताबाई केस। लेकिन अगले ही केस उज्जमबाई वर्सेज यूपी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये जो विश्वविद्यालय हैं ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ आपको एक और ध्यान रखना, इस राज्य की परिभाषा में इस दोनों केस के माध्यम से कौन शामिल हो गए? विश्वविद्यालय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि क्या इस देश के सामने और कुछ केस आए जिनको लेकर आपके कुछ प्राइवेट निगम थे, जिनको क्या किया गया, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या किया गया, शामिल किया गया। तो इसको लेकर एक केस और आया आपके आर.डी. सेठी का केस 1979 में। कौन सा केस आया? आर.डी. सेठी का केस, जो कब का है आपके 1979 का। तीसरा केस आर.डी. सेठी। आर.डी. सेठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर.डी. सेठी वर्सेज यूनियन ऑफ। इस केस का संबंध भी आर्टिकल 12 से है। इस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एयरपोर्ट अथॉरिटी भी राज्य की परिभाषा में शामिल केस है आपके 1979 का। और ये केस एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेज आर.डी. सेठी के बीच में था। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में भी कहा कि जितनी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं वो भी इस राज्य की परिधि से बाहर, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 की परिधि से बाहर नहीं है। तो ये दूसरा केस। तो दूसरे केस में कौन शामिल हुआ? देखिए, पहले केस में इस जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनको शामिल कर दिया राज्य की परिभाषा में। केस कौन सा है आपके? उज्जमबाई केस में। केस है आपके आर.डी. सेठी, और किसको शामिल कर दिया? एयरपोर्ट अथॉरिटी। और केस कौन सा है आपके? आर.डी. सेठी। इनको भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। अब देखिए, ये तीसरा केस है आपके इस राज्य की परिभाषा को लेकर। बहुत ज्यादा केस आए, लेकिन ये तीसरा भी आपको ध्यान रखना है। एक केस आया राजस्थान का 1967 में। और 1967 में केस आया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेज मोहनलाल। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेज मोहनलाल केस कब का है? 1967 का। और इस केस के माध्यम से ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था इनको भी राज्य की परिधि में क्या कर दिया? शामिल। राज्य की परिधि में शामिल। ये चौथा केस था जो इस आर्टिकल 12 से संबंधित है। तो 1967 में
चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो केस है, इसमें भी राज्य की परिधि में शामिल कर दिया आपके मोहनलाल वर्सेज राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। कारण एक ही है, ये सारे केस जो आ रहे हैं उनका कारण है अन्य प्राधिकारी जिनको परिभाषित नहीं किया गया। अब देखिए एक केस है आरसी जैन का 1981 का 1 को, और 1981 वाले केस में स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसको माना जाएगा, इसको डिफाइन किया गया। और इसको डिफाइन करते हुए इन्होंने कुछ शर्तें रखी कि वह सारे जो संस्थाएं हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट जो स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगे, जिनका कानूनी अस्तित्व है। सबसे पहली उन्होंने सीमा जो है यहाँ पे रखी, सबसे पहली शर्त उन्होंने यहाँ रखी, ऐसे इंस्टीट्यूट को भी प्राधिकरण के स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत माना जाएगा जो परिभाषित है। ऐसे इंस्टीट्यूट या जो हैं उनको भी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत माना जाएगा जो स्वायत्तता जिनको मिलती है, और ऐसे इंस्टीट्यूट को भी जो स्वयं जो है आपके जो उनको क्षमता है, स्वयं को आपके वित्तीय उनकी क्या है क्षमता है, फाइनेंशियल उनकी क्या है क्षमता है। तो ये कुछ इन्होंने बिंदु जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने रखे, और आरसी जैन वाले मामले में इन्होंने रखा है। केस कब का है आरसी जैन वाला, 1981 का। तो ये पांचवा और लास्ट केस आपको ध्यान रखना है, 1981 केस है आरसी जैन। आरसी इस केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारण किया कि किसको स्थानीय प्राधिकरण माना जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण में कौन, स्थानीय प्राधिकरण में, तो इन्होंने कहा सबसे पहली शर्त इन्होंने रखी जिसका क्या हो, कानूनी अस्तित्व। कानूनी, वो सब स्थानीय प्राधिकरण में शामिल है। दूसरी इन्होंने बात की जो परिभाषित हो, जो परिभाषित हो, ये दूसरा। तीसरा प्रोविजन इन्होंने रखा जो स्वायत्तता प्रदान करता हो, स्वायत्तता प्रदान करता हो राज्य से, वह भी आपके इस स्थानीय प्राधिकरण में इनको क्या किया जाएगा, माना जाएगा। तो इस प्रकार के विवाद इस भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए, और इसके बाद में आपके जो LIC जो प्राइवेट कंपनी है, ये भी आपके इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों की, तो LIC जो प्राइवेट कंपनी है, ये आपके ONGC जो है, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और सारे जो यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। ये सारे की सारी जो आपके इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो मूल संविधान में जिनको परिभाषित किया वो तो है ही, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग केस के माध्यम से अलग अलग वाद उनके सामने आए, तो इन कुछ जो इंस्टीट्यूट, कुछ संस्थाएं थी, इनको भी राज्य की परिभाषा में क्या कर दिया, शामिल कर दिया, और एक निर्धारण किया कि किन को स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत माना जाएगा, किन को इस आर्टिकल 12 की परिभाषा में माना जाएगा। तो ये बहुत सारी संस्थाएं, तो एक लिस्ट आपके पूरी बन गई है कि राज्य की परिभाषा में शामिल कौन कौन है। सबसे पहले हमने पढ़ा संघ की कार्यपालिका राज्य है, संघ की विधायिका राज्य है, राज्य की कार्यपालिका राज्य है, और राज्य की विधायिका जो है वो भी राज्य की परिभाषा में क्या है, शामिल है। इस देश के सभी संवैधानिक पदाधिकारी, इस देश के सभी संवैधानिक संस्थाएं जिसका मूल संविधान में उल्लेख है, इस देश की वह संस्थाएं जिसको विधि बनाकर, सांविधिक संस्थाएं जिन्हें हम कह सकते हैं, विधि बनाकर जिनको क्या किया गया, शामिल किया गया। इस देश की सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, LIC है, ONGC है, आपके ये एयरपोर्ट प्राधिकरण है, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है, और इस देश के सारे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ये भी राज्य की परिभाषा के क्या है, अंतर्गत हैं। और निर्धारण किया कि किन किन को आपके स्थानीय प्राधिकरण या किन किन को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत माना जाएगा। केस आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन पहली स्लाइड में ये कुछ राज्य की परिभाषा में सम्मिलित जो
जिनको किया जाता है, ये सारी बातें आपको ध्यान में हो जानी चाहिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस आर्टिकल 12 में वर्णित राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है, इनको लेकर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखिए, हमने सारे प्रावधान, हमने सारी बातें कर दी हैं, लेकिन एक प्रश्न, किन को राज्य की परिभाषा में नहीं माना जाता है आज भी? तो दो इंस्टीट्यूट आपको ध्यान रखने हैं, दो बातें इसके संदर्भ में आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। बात करें हम, एक केस आया आपके चंद्रमोहनवाद, और इस चंद्रमोहनवाद की बात करें, इस चंद्रमोहनवाद में, और ये वाद है आपके 1992 का, 1992 में ये निर्धारित किया गया ना, नेशनल काउंसिल एजुकेशन NCE रिसर्च ट्रेनिंग NCERT राज्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में ये निर्णय देते हुए कहा चंद्रमोहन वाले केस में कि NCERT नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग जो है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये राज्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कौन राज्य नहीं है? देखिए, राज्य कौन है, पहली स्लाइड के माध्यम से समझने का हमने प्रयास किया। जो मूल में संविधान में थे उनको भी समझा, जिनको बाद में विभिन्न केसों के माध्यम से जोड़ा गया, चाहे यूनिवर्सिटी हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, या फिर आपके ये जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है LIC ONGC हो, इनके संदर्भ में हमने बात की। अब हम इस आर्टिकल 12 में ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आज भी जो राज्य की परिभाषा में नहीं है, तो पहले है आपके NCERT, तो NCERT स्टेट नहीं है। एक केस आया आपके जी टेलीफोन केस, और जी टेलीफोन केस जो 2005 का केस है, इसमें यह अभी निर्धारित किया गया कि जो क्रिकेट का जो इंस्टीट्यूट है BCCI, ये भी राज्य नहीं है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, आज के बाद आपको ये ध्यान होना चाहिए, नोट वाली बात आपको ध्यान होनी चाहिए। और दो बातें जो अभी मैंने आपको बताई हैं, एक नंबर पे चंद्रमोहनवाद और दूसरे नंबर पे कौन सा है, जी टेलीफोन वाद। और इस दोनों वाद में ये बताया गया कि NCERT जो है ये राज्य नहीं है। और दूसरे वाद जो जी टेलीफोन केस कब का है, 2005 का, BCCI जो किसकी इंस्टीट्यूट है, क्रिकेट की, इसको भी राज्य नहीं माना गया, ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है। किसको माना गया ये हमने पहले पढ़ा, विभिन्न बात पढ़े हमने, किसको नहीं माना गया ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए तीसरे बिंदु में, राजनीतिक दल का मुख्यालय, राजनीतिक दल का मुख्यालय, यह भी राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। और इस देश में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट हुआ है, वो हुआ है आपके उच्चतम न्यायालय को लेकर। आपने सारे संस्थाओं की बात कर ली, आपने सभी संवैधानिक पदाधिकारियों की बात कर ली, आपने कार्यपालिका विधायिका, सारी प्राइवेट निगम और कुछ बचे थे उसको बाद में विभिन्न वादों के माध्यम से आपने अभी निर्धारित कर दिया। लेकिन इन सभी राज्यों की परिभाषा में, ये जो पहली स्लाइड में हमने पढ़ा है कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है, क्या इस स्लाइड में, इस पूरे इस स्लाइड में आपको कहीं पर भी न्यायपालिका दिख रहा है? क्या न्यायपालिका राज्य नहीं है? इसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट, बहुत ज्यादा विवाद इस देश में हुए हैं, इस आर्टिकल 12 से संबंधित विवाद हुए हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने आज तक ये स्वीकार नहीं किया कि उच्चतम न्यायालय राज्य की परिधि के अंतर्गत आते हैं। राज्य की परिधि के अंतर्गत मतलब उच्चतम न्यायालय ने जो न्यायिक निर्णय दिया है, उस न्यायिक निर्णय के विरुद्ध कोई भी देश, इस देश का नागरिक फंडामेंटल राइट्स के नाते नहीं जाएगा। उन्होंने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय जब न्यायिक निर्णय दे तो उस समय वह राज्य नहीं है। उस समय कोई भी नागरिक इस राज्य के खिलाफ नहीं जाएगा। राज्य की परिधि के अंतर्गत आए तो वह खिलाफ जा सकता है, लेकिन वह राज्य नहीं है, वह जो है राज्य की परिधि के बाहर है, आप नहीं जा सकते उनके खिलाफ। उच्चतम न्यायालय न्यायिक निर्णय के दौरान तो राज्य नहीं है, लेकिन प्रशासनिक जो कार्य है, उनकी जो बॉडी है उच्चतम न्यायालय की, उसमें वो क्या है, राज्य है।
तो सबसे बड़ा विवाद जो इस अंतिम चरण में इस आर्टिकल के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं, और वो है अंतिम, वो उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में आपको क्या याद रखना है? न्यायिक निर्णय, जब ये न्यायिक कार्रवाई करे तो न्यायिक कार्रवाई या न्यायिक निर्णय के दौरान ये राज्य नहीं। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, लेकिन प्रशासनिक में ये क्या है? स्टेट है। तो ये राज्य नहीं है, इसको लेकर हमने 4 बिंदु पढ़े हैं। एनसीईआरटी राज्य नहीं है। जी टेलीफोन वाद में जो बीसीसीआई है, क्रिकेट संघ, ये राज्य नहीं है। क्रिकेट संघ ये राज्य नहीं है। राजनीतिक दल का मुख्यालय राज्य नहीं है। और उच्चतम न्यायालय जो इस कहीं पर भी इस परिभाषा में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य का मतलब ये जो मौलिक अधिकार है वो किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। लेकिन इस राज्य की परिभाषा में उच्चतम न्यायालय नहीं है। उच्चतम न्यायालय कहता है कि हमने जो निर्णय दिया है, हमने जो न्यायिक निर्णय दिया है, उस न्यायिक निर्णय के खिलाफ आप कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। और लेकिन उच्चतम न्यायालय की जो प्रशासनिक जो इनकी जो बॉडी है, वहां पे जब भी कोई कार्य, कोई निर्णय लिया जाएगा तो वह राज्य की परिधि के अंतर्गत लिया जाएगा। वहां पे कोई भी जो उच्चतम न्यायालय में काम करने वाला व्यक्ति है वह न्यायिक अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकता है। तो ये सारे जो प्रोविजन थे, जो इस आर्टिकल 12 को लेकर जो डिस्प्यूट थे, विवाद थे, और सामान्य इनकी क्या परिभाषा है, कौन कौन राज्य की परिभाषा में शामिल है और कौन कौन राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, इन सब के संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा की। और इनको लेकर क्या डिस्प्यूट हुए, बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, कम से कम 10 से 11 डिस्प्यूट, विवाद इनके संदर्भ में है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डिस्प्यूट थे, उनके संदर्भ में हमने चर्चा की है। तो बहुत सारे डिस्प्यूट आज भी जो है इसकी परिभाषा को लेकर या आगे भी होंगे, क्योंकि कारण एक ही था, उन्होंने जो अन्य प्राधिकारी शब्द था उनको कहीं पर भी डिफाइन, उनको परिभाषित नहीं किया। आपको केवल समझने का प्रयास ये करना है, चाहे केस, 1-2 केस जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद करना ही है आपको, लेकिन कौन कौन से राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसी के साथ आर्टिकल 12 से संबंधित जितने भी बातें थी उनको पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और इसी आशा उम्मीद के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। और कल हम आर्टिकल 13 में क्या प्रोविजन है उनके संदर्भ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। पढ़ते रहिए और इस चैनल से जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके विश्वास और भरोसा इस बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करे, जिससे आपका विश्वास बना रहे, और विश्वास बना रहेगा तो प्रत्येक एक जो है आपके एक एक डाउट पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।